नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम। प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं और इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन तभी संभव है जब इनकी उचित देखभाल की जाए, क्योंकि गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। ऐसे में पशुओं को गर्मी से बचाव के उपाय करना जरूरी है। तो गर्मी के मौसम में कैसे करें गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर गुणानंद सिंह। पशुओं के लिए खटाल में या जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ वो बेडिंग को हटा के उसको डिसइंफेक्टेंट करना है। चूना या पोटासियम परमैंगनेट का घोल से उसको वॉश आउट कर देना है। अब उतना मोटा बेडिंग देने का आवश्यकता नहीं है। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इसी आवश्यकता है क्योंकि वहाँ मॉइस्चर के चलते फंगस भी ग्रो कर गया होगा, जो डिफरेंट बीमारी का कॉज, डायरिया, डिसेंट्री एवं अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए उसको डिसइंफेक्टेंट करना बहुत जरूरत है। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर होता है, जो कुल खर्च का लगभग 70 से 75% होता है। जो किसान भाई अपने घर में पशुओं के लिए आहार मिश्रण बनाना चाहते हैं, तो उन्हें अवयवों की मात्रा इस प्रकार से रखनी चाहिए। 100 किलो दाना मिश्रण बनाने के लिए जौ या गेहूं का दलिया 40 किलो, मक्का का दलिया 20 किलो, दाल की चूरी 20 किलो, खली 7 किलो, नमक 2 किलो, खनिज मिश्रण 1 किलो को मिलाकर तैयार किया जाता है। 2 लीटर दूध देने वाली भैंस को किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए और 2.5 लीटर दूध देने वाली गाय को 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। दाने की मात्रा पशु के दुग्ध उत्पादन पर निर्भर करता है। दुधारू पशुओं के आहार में हरा एवं सूखा चारा के साथ साथ 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 30 ग्राम नमक प्रतिदिन खिलाना चाहिए। हरा और सूखा चारा गाय और भैंस के लिए आहार में प्रतिदिन दाना 2 से 3 किलोग्राम, हरा चारा 8 से 10 किलोग्राम, सूखा चारा 7 से 8 किलोग्राम पशु के उत्पादन और वजन के अनुसार खिलाना चाहिए। आवासीय व्यवस्था में जो है सो जहाँ बिजली की व्यवस्था है तो अधिक तापमान जब बढ़ेगा वातावरण का तो उस समय में कम से कम पंखा का प्रयोग करें। चारों ओर से जिस खटाल में, यदि खुली हुई खटाल है तो पटसन का जो बोरा है वो लटका के उस पर पानी का स्प्रे करे, जैसे कि ठंडक पशु को बराबर लगते रहे और पशु को विपरीत तापमान के प्रभाव से बचाया जा सके। पशुओं को अब गर्मी ज्यों-ज्यों बढ़ते जाएगा, पशुओं को हवादार और वेल वेंटिलेटेड प्लेस में रखना जरूरत है, जहां पशु को ऑक्सीजन की कमी नहीं हो या किसी भी मतलब तापमान बढ़ने के चलते जो परेशानियां होती है वो नहीं हो। पशुओं की आवास व्यवस्था। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ और आरामदायक रहता है, पशु का स्वास्थ्य उतना ही अच्छा रहता है, जिससे वो अपनी क्षमता के अनुसार उतना ही अधिक दूध देने में सक्षम हो सकते हैं। अतः दुधारू पशुओं के लिए साफ सुथरी और हवादार पशुशाला का निर्माण जरूरी है। पशु का आवास ऊंचे स्थान पर बनवाना चाहिए। पशुशाला की लंबाई पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। पशुशाला में सूर्य का प्रकाश और हवा का आगमन अच्छा होना चाहिए और गर्मी सर्दी के बचाव के लिए उचित होना चाहिए। गर्मी के मौसम में तेज धूप और लू से बचाव के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे। पशुओं को अब खास करके गर्मियों में आहार, पूरक आहार का मात्रा देना है। पानी का मात्रा और स्वच्छ पानी की आपूर्ति पशुओं को हरदम हमेशा रहना चाहिए। जहां यदि अत्यधिक गर्मी हो तो उस टाइम में पशुओं को पानी के साथ साथ मीठा यानी गुड़ का मात्रा पानी में मिला के देना अति आवश्यक है। साथ ही साथ नमक की भी मात्रा कुछ देना जरूरी है, जिसके चलते कि किसी भी तरह के डिहाइड्रेशन से वो बच सके। मिनरल और विटामिन्स का मात्रा प्रचुर मात्रा में दे। साथ ही जो गर्भवती पशु है, गर्भवती पशु के लिए भी पूरक आहार की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। और खास करके अब जो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा और जहाँ जो ज़्यादा दुधारू पशु है उसको पानी का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, तो उसको पानी के साथ साथ शक्कर, नमक, विटामिन और मिनरल मिक्सचर का जो मात्रा है वो पानी के साथ साथ कंबाइंड करके देना पड़ेगा।
पशुओं के लिए जो खास करके ग्रेजिंग पर रहता है, जो चारे के लिए जिन पशुओं को किसान बाहर ले जाते हैं या मैदान में ले जाते हैं, उसके लिए खास हिदायत है कि ज़्यादा तापमान रहने के कारण उसको बाहर न ले जाए। सुबह और शाम जब गर्मी कम हो उस समय में उसको चारे के लिए या चराने के लिए बाहर ले जाएं। पशुओं से बीमारियों के बचाव का सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। यदि पशुपालक पशुओं का समय समय पर टीकाकरण करवाएं, तो अपने पशुओं को बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। टीकाकरण का समय आएगा, अब खुरहा मुंह पका का समय आएगा, उसको टीकाकरण किया जाना है। डायरिया, डिसेंट्री, सर्रा, ये सब बीमारी प्रमुखतः गर्मी में होता है पशुओं को, जिसको कि ख्याल रखना पड़ेगा। समय रहते हुए पशु चिकित्सक से सलाह लेना पड़ेगा, ताकि उसको ससमय चिकित्सा किया जा सके और पशुओं के जान माल के नुकसान से बचा जा सके। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अलसी की फसल लगाई है, उससे गुणवत्ता युक्त बीज का उत्पादन तभी मिलेगा जब आप फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्यों को सही समय पर करेंगे। तो अलसी की फसल से कैसे लें गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन, आइए जानते हैं। आप लोगों को अलसी की उन्नत तकनीकी के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आप लोगों की जो अलसी की फसल है अभी वर्तमान में फलन की अवस्था में है, तो इस समय अपने को कुछ समसामयिक बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, नहीं तो अपनी की अलसी की फसल का उत्पादन बहुत ही कम होगा। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अभी इसमें एक सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक है। तो एक हल्की सी सिंचाई अवश्य करें, ज़्यादा पानी भराव वाली सिंचाई न करें। एक हल्की सिंचाई करने से आपका पौधा अच्छा स्वस्थ होगा और दाना भी मजबूत बनेगा। तीसरी बात आती है इसमें कि जो खरपतवार हैं आपके, अगर पहले अपन नियंत्रण कर चुके हैं लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, तो उनको निकाल के नष्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि अगर अपन नष्ट नहीं करते हैं तो आपकी फसल के जो बीज तैयार होगा उसमें वो मिल जाते हैं, इसीलिए उन खरपतवारों को निकाल के अभी नष्ट कर देना चाहिए। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। दूसरी बात, इसमें अपने को रोग एवं कीट प्रबंधन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर रोग और कीड़ों को अगर अभी नियंत्रण नहीं किए तो आपकी अलसी की फसल से उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें इल्ली आती है, जो कि इसको अपन चने की इल्ली बोलते हैं। वो भी अपने पत्तियों में छेद करती है और कभी कभी तो ये इल्ली के फली में छेद करके उसके अंदर घुस जाती है, तो उसको दाने को खा लेती है। तो इनको भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको नियंत्रण करने के लिए आप क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा का 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। तीसरी इसमें जो समस्या आती है, रोग की समस्या आती है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी पत्तियों में हल्का हल्का सा पहले गोल धब्बे बनते हैं और बाद में हल्का सा पाउडर उसमें दिखाई देता है और पूरा आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। आप उसको देखेंगे तो सफ़ेद पाउडर आपको अलग ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए भी अपने को जहां अगर प्रारंभिक अवस्था में दिखे तो उन पौधों को निकाल के अलग कर दें। उसके बाद इसमें अपने को बाविस्टिन नाम की 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से दवा का उपयोग करके आप स्प्रे करेंगे तो इस रोग को अपन आसानी से रोक सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए
पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। इसके बाद इसको सुखाने के बाद आप अपने इसको साफ सुथरी बोरियों में भंडारण करने के लिए भर सकते हैं। बोरियों का चयन करते समय अपने को इस बात का ध्यान रखना है, अगर नई बोरी हैं तो कुछ नहीं है उनमें तो आप सीधे भंडारण कर सकते हैं, लेकिन पुरानी बोरियां हैं उन बोरियों को अवश्य यह देख लें कि पूर्व में कोई रोग या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कीड़ा लगा है या नहीं लगा है। फिर भी उन बोरियों को अच्छे से गर्म पानी में धुलने के बाद फिर उनको उपचारित करें। उपचारित करने के बाद ही उनका भंडारण उसमें करें। भंडारण गृह भी अपन जहाँ भंडारण कर रहे हैं उसको भी अपन पहले से जहाँ टूटा फूटा हो तो उसको मरम्मत कर लें, और जहाँ पे अपने को पुताई करना हो उसकी पुताई कर दें। उसके बाद कीटनाशक का स्प्रे करके साफ सुथरा करके उसमें भंडारण करना चाहिए। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी होने, कम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ मध्यम गति की हवाएं चलने और आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान वर्षा नहीं होने की संभावना भी है। आने वाले दिनों में दिन का तापमान अधिक रह सकता है। जायद मूंग एवं सब्जी जैसे भिंडी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, खीरा, ककड़ी आदि फसलों की बुआई हेतु उचित समय है। किसान भाई इनकी खेती के लिए खेत तैयार करें एवं जल्द से जल्द इनकी बुआई करें। जायद मूंग के लिए SML 667, RMG 62, RMG 492 उपयुक्त किस्में हैं। अधिक तापमान के कारण रबी फसलों की जल मांग बढ़ सकती है, अतः खेतों में फसल जब अधिक सूखी हुई दिखाई देने लगे या मिट्टी में दरारें पड़ने लगे तो आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई अवश्य करें। साथ ही जिन फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं चल रही हैं उनमें भी सिंचाई जरूर करें। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में बुआई के 105 से 110 दिन बाद पौधों में पकाव अवस्था पर छठी सिंचाई अवश्य करें, और देर से बोई गई गेहूं की फसल जो कि अभी 85 से 90 दिन की अवस्था पर है, जिसमें अभी बालियों में दूध भर रहा है, उसमें 5वीं सिंचाई अवश्य करें। रबी फसलों में फलियों या बालियों को झड़ने से बचाने के लिए फसल की कटाई शारीरिक परिपक्वता के आधार पर करें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर संग्रहित करें। पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ खनिज मिश्रण भी प्रतिदिन खिलाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के उपाय करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराएं। साथ ही पेट के कीड़ों को मारने के लिए डीवर्मिंग अवश्य कराएं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोटा के कृषक विजय कुमार ने। ये केज सिस्टम से मछली पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, मछली पालन के बारे में आप जानते हैं, ये आपके लिए कोई नई विषय नहीं है और आज तक आप तालाब पोखर में मछली पालन करते आ रहे हैं। लेकिन जलाशय में, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास जो जलाशय होता है, लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों में जलाशय में पिंजरा में मछली पालन का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जो कि अलग अलग आकार का हो सकता है, अलग अलग साइज़ का हो सकता है। एक जाली से उसको घेर के बनाया जाता है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब इस पिंजरे में यदि आप बड़े आकार के मछली का बीज इसमें डाल दें तो उसे रहने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा। मछली का जीवन जो है वो पानी ही है, उसे पानी तो चाहिए ही। साथ ही साथ जो पानी में मछली का प्राकृतिक भोजन है वो उस जाली के छिद्र से भी अंदर आते रहेंगे और मछली उसको खाते रहेगी।
अगर आप मछली को कुछ खाना भी दे रहे हैं तो वो जाली के अंदर रहेगा, पिंजरे के अंदर रहेगा और खाना वो दूर दूर भी नहीं जाएगा, मछली उसका समुचित उपयोग कर सकेगी। इस तरह से आप जो मछली को खाना देंगे वो आप ही के द्वारा पाली गई मछलियों द्वारा ही खाई जाएगी, दूसरी मछली उसे नहीं खा सकेगी। तो ये एक फ़ायदा पिंजरा में मछली पालन करने से ये होता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात यह है जो भी जलाशय के विस्थापित किसान भाई हैं, यदि उनके पास तालाब नहीं है तो भी जलाशय में मछली पालन करके वो तालाब का जो फ़ायदा होता है वो फ़ायदा ले सकते हैं। जो पिंजरा का साइज जो रहता है, जो आकार होता है, ये लगभग 4 मीटर बाई 4 मीटर का होता है। इस तरह से कई सारे पिंजरों को एक साथ मिलाकर उन्हें बैटरी कहा जाता है, जो 4, 16 या 20 कितना भी आप पिंजरा लगा लें। अलग अलग देशों में आप देखेंगे कहीं कहीं गोल पिंजरा भी लगाया रहता है, चरकूट भी पिंजरा होता है। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार है, आपके यहाँ जो सामग्री उपलब्ध है और जैसी आपकी सुविधा है आप पिंजरा उस तरह से बना सकते हैं और इसमें मछली पालन कर सकते हैं। केस के निर्माण में जरूरी सामग्री। फ्रेम। सस्ती एवं मजबूत सामग्री का चुनाव केस निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। केस के फ्रेम के निर्माण के लिए साधारणतः GI पाइप का उपयोग किया जाता है। फ्रेम को नट बोल्ट से फिक्स कर दिया जाता है। फ्लोट। फ्रेम को मजबूती एवं पानी में फ्लोट करने के लिए या तो स्टील के ड्रम या प्लास्टिक के ड्रम का उपयोग किया जाता है। ये ड्रम 12 मीटर लंबे एवं 8 मीटर चौड़े ड्रम की आवश्यकता होती है। सिंकर। स्थानीय पत्थर या सीमेंटेड संरचना जो भारी हो को नाइलॉन रस्सी द्वारा सभी किनारों से लटका दिया जाता है, जो केस के आकार को बनाए रखता है। एंकर। 40 से 50 किलोग्राम के पत्थर या सीमेंटेड संरचना को एंकर के रूप में उपयोग किया जाता है। मजबूत नायलॉन रस्सी से इसे बांधकर जलाशय के तल में फिक्स कर दिया जाता है। एंकर केस को सही स्थान पर जकड़ कर रखता है ताकि केस को जलाशय में ज्यादा चलाचल नहीं हो। जाल। साधारणतया HDEP या नायलॉन निर्मित जाल का उपयोग बड़ी मछलियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 24 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इत्यादि मेश का जाल देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के मछली के बीज को पिंजरा में डाल सकते हैं, जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, जिसकी मांग ज़्यादा हो, लोग जिसे ज़्यादा पसंद करते हो। ये अलग अलग होता है, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्य में मछली अलग अलग किस्म के लोग पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अगर रोहू कतला पसंद करते हैं तो दूसरी जगह कॉमन कार्प को पसंद करते हैं, कहीं पर बोआरी को पसंद करते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो भी मछली का पसंदीदा हो, जिस मछली को लोग पसंद करते हो, आप उसमें इसका पालन कर सकते हैं। अब इस पिंजरे में अगर मछली पालन करना है तो आपको ध्यान देना यह है कि पिंजरे का जो जाली जो लगा हुआ है उससे बड़े साइज का मछली का बीज हो। अगर आप छोटे साइज का मछली का बीज रखेंगे तो उसके जाली से निकल जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, एक अलग पिंजरा भी रखते हैं जिसमें पतला जाली लगाया रहता है और छोटे बच्चों को उसमें डालते हैं। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसे दूसरे पिंजरे में फिर स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उनको बढ़ने का जगह भी मिलने लगता है और खाना जो आप दे रहे हैं उसका समुचित उपयोग होता रहता है। जल की गुणवत्ता की जांच केस में समय समय पर बराबर करते रहना चाहिए। मुख्यतः पानी में घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया, pH इत्यादि की जांच करना जरूरी है। जाल की साफ सफाई। हर 15 दिन में एक बार ब्रश से जाल को साफ करना चाहिए ताकि इसमें काई इत्यादि का जमाव ना हो। अगर कोई मरी हुई मछली हो तो उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। रूटीन जांच। जाल के धागे एवं मेश की जांच बीच बीच में करनी चाहिए। अगर कोई मेश लूज हो या कट गया हो तो उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। मछलियों की जांच। मछलियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण निरंतर करना चाहिए। अगर कहीं संक्रमण, घाव इत्यादि दिखे तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। नियमित रूप से मछलियों की वृद्धि की जांच कर पूरक आहार की मांग संतुलित करनी चाहिए। यहाँ पर पिंजरे में जब मछली पालन आप करते हैं तो पानी का आवागमन काफ़ी होता है, पिंजरे से होकर पानी आते जाते रहता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा जो उससे जो खराब गैस निकलती है अनपचे खाने से या उनके मलमूत्र के सड़ने के कारण, उस गैस का भी प्रभाव मछली पर नहीं पड़ेगा और इनका सफाई होते रहेगा। तो ये एक अतिरिक्त फ़ायदा है। तो इस तरह से आपके पूरे जैसे एक तालाब होता है
जो मछली चाहें वही निकाल सके। वैसा ही पिंजरा एक छोटा मोटा आपके लिए तालाब ही है, लेकिन उत्पादन इसमें ज़्यादा होता है। मछली स्वच्छ इसमें ज़्यादा अपने आप को महसूस करती है और पानी का आवागमन पिंजरा में ज़्यादा होता है। तो ये सारी फायदे हैं पिंजरा में मछली पालन करने से। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।